आपका स्वागत है यूरेका पे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस की जो पहली पुस्तक है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसके चैप्टर 1 को देखेंगे। चैप्टर 1 को हम वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर 1 के सभी प्रश्न को कवर करेंगे। और एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो पहले जो 2 वीडियो हमने क्वेश्चन आंसर का दिया था, दरअसल वो चैप्टर सेकंड का था। मैं गलती से चैप्टर 1 कह दिया था, तो मैं उसका थंबनेल भी चेंज कर दे रहा हूँ और मैंने हेडिंग भी चेंज कर दिया है। परंतु जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन चैप्टर 2 से है और इस वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर 1 के सभी प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जितने भी आपके बुक में प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आरंभ करते हैं। तो जो प्रथम प्रश्न है वो किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, व्याख्या कीजिए। यह आपका प्रश्न है। तो आप इसका उत्तर जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं कि संविधान नियमों और सिद्धांत का वह लिखित समूह है जिसे किसी देश के नागरिक अपने देश को चलाने के आधार के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी कि जिससे किसी भी देश को चलाया जाता है। एक लोकतांत्रिक देश के लिए इसकी आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। जो पहला कारण है वो कि बुनियादी नियमों का समूह होता है, ये सेट ऑफ बेसिक रूल्स। संविधान समाज में बुनियादी नियमों का एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जिससे समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय, कोऑर्डिनेशन और विश्वास बना रहे। इसके बिना समाज में अराजकता फैल सकती है। तो ये वह नियम, कानून और कायदे होते हैं जिसको सभी समान रूप से फॉलो करते हैं समाज में। अगर यह ना हो तो लोगों के बीच में अविश्वास बढ़ेगा और इससे क्या होगा, तो समाज में अराजकता फैलने की संभावना बनती है। जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण लगाता है संविधान। संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है या निर्धारित करता है कि सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार या शासक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके नागरिक का शोषण न करे। जैसा कि आप सब ने पढ़ा कि जो मौलिक अधिकार है उसके तहत आपको यह अधिकार दिया गया है कि आपके अगर फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि संविधान में ही ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति है उसके अधिकार का संरक्षण किया जाए और साथ ही साथ सरकार की शक्तियों का नियंत्रण किया जाए, ताकि सरकार भी अराजक न हो जाए और अपने शक्तियों का दुरुपयोग न करे अपने नागरिक के ऊपर में मनमाने नियम और कानून के द्वारा। इसके बाद में जो थर्ड है वो है अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा के लिए संविधान महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, लेकिन संविधान यह सुनिश्चित करता है कि बहुमत की निरंकुशता न हो, यानी कि बहुमत जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों पे हावी न हो जाए, उनका शोषण न करने लग जाए। तो यह अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें वे सभी अधिकार देता है जो बहुसंख्यकों को प्राप्त है। जैसे कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार का प्रावधान है, इसके आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में आपने पढ़ा होगा कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के जो शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है, जिसके तहत उनका संरक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही साथ आरक्षण जैसी व्यवस्था की गई है। सकारात्मक कार्रवाई के तहत अपने देश के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है ताकि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको संरक्षण मिल सके और वह भी समाज में बराबरी पे रह सके। जो फोर्थ चीज़ें हैं, आदर्शों और उद्देश्यों की स्पष्टता। संविधान हमें यह बताता है कि हमारे समाज का मौलिक स्वरूप क्या होगा। यह उन आदर्शों को संजो कर रखता है कि जिन्हें हम एक राष्ट्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद आदि चीज़ें जो संविधान में वर्णित होता है, उसी के आधार पे किसी भी देश का जो सामाजिक बुनियाद होता है उसी पर टिका हुआ होता है। तो किसी भी देश का जो संविधान है वो हमें उस देश के आदर्श और उद्देश्य की झलक को दिखाता है। तो यह देश के आदर्शों और उद्देश्यों की स्पष्टता के लिए आवश्यक है। जो फिफ्थ चीज़ें हैं, नागरिक के मौलिक अधिकार के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, जो या फिर आप कह सकते हैं बिल ऑफ राइट्स के लिए, यानी कि अधिकारों की घोषणा पत्र के लिए।
संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, इसे भारत में मौलिक अधिकार कहा जाता है, और हो सकता है कि अन्य देश के संविधान में इसे किसी अन्य नाम से जाना जाता हो, परंतु अधिकतर देशों के संविधान में इस प्रकार के कुछ प्रावधान किए गए हैं नागरिकों के लिए, ताकि उनका जो है संरक्षण मिल सके। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, और ये अधिकार सरकार के विरुद्ध एक गारंटी की तरह होता है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सम्मानजनक जीवन जी सके। इसके निष्कर्ष को अगर देखें इस प्रश्न को, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा है, जो न्यायपूर्ण शासन और नागरिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों, ये प्रश्न संख्या 1 को हमने देखा। तो आइए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ये आपका पहला प्रश्न था। अब जो सेकंड प्रश्न है वो यह है कि नीचे दिए गए दो दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है, और दूसरा कॉलम जो है नेपाल के ताज़ा संविधान से लिया गया है, यानी कि ताज़ा संविधान जो 2015 का संविधान है उससे लिया गया है। अब अगर हम 1990 के नेपाल के संविधान को देखें तो इसके भाग 7 में कार्यपालिका के बारे में कहा गया है, एजुकेटिव के बारे में कहा गया है, और जो 2015 के देखें तो इसके भाग 7 में जो है यूनियन एजुकेटिव के बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें जो आर्टिकल 15 कहता है वो कार्यकारी शक्ति का वर्णन करता है, जिसमें कहा गया है कि नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश एवं मंत्री परिषद में निहित होगी। और जो इसमें जो आर्टिकल 75 है 2015 वाले संविधान में, वह यह कहता है कि नेपाल की कार्यकारी शक्तियाँ जो है वो संविधान और कानून के अनुसार मंत्री परिषद में निहित होगी। तो इस प्रकार से मुख्य अंतर है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। नेपाल के इन दोनों संविधान में कार्यकारी शक्ति जो है के उपयोग में क्या फर्क दिखाई देता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की जरूरत है? तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। कार्यकारी शक्ति के उपयोग में मुख्य अंतर को अगर हम देखें तो 1990 का जो संविधान है वो यह कहता है कि इस संविधान के अनुसार अगर हम देखें तो कहता है कि कार्यकारी शक्तियाँ पूरी तरह से नरेश यानी कि जो वहाँ के राजा होंगे और जो मंत्री परिषद है में निहित है। इसका अर्थ है कि शासन का अंतिम अधिकार जो है वो राजा के पास था, जो एक राजतंत्र का प्रतीक था, जो मोनार्की का प्रतीक था, यानी कि शक्ति जो है वो राजा के पास में निहित था, राजा के हाथ में था। अब अगर हम 2015 के संविधान को देखें तो इस संविधान के अनुसार कार्यकारी शक्तियाँ संविधान और कानून के अनुसार मंत्री परिषद में निहित होगी, यानी कि जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो लोगों के द्वारा चुने जा रहे हैं, और जो शक्तियाँ हैं उनमें निहित होगी। और नरेश शब्द को हटा दिया गया, जो किंग था उनके शब्द को हटा दिया गया। पहले नेपाल के जो प्रमुख होते थे उन्हें नेपाल नरेश कहा जाता था, तो इस शब्द को हटा दिया गया, जो यह दर्शाता है कि नेपाल अब एक लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया है। दोस्तों, इसके बाद में जो सेकंड प्रश्न है कि क्या नेपाल को नए संविधान की जरूरत थी? तो ऑफकोर्स थी नेपाल को नए संविधान की जरूरत, क्योंकि नेपाल को निम्नलिखित कारणों से एक नए संविधान की जरूरत थी। पहला तो कि आदर्शों में बदलाव। 1990 का संविधान उन आदर्शों को प्रतिबिंबित नहीं करता था जो नेपाल की जनता चाहती थी। जनता राजतंत्र को समाप्त कर पूर्ण लोकतंत्र चाहती थी। अब सत्ता का स्रोत अगर देखें तो पुराने संविधान में सत्ता का स्रोत जो था वो राजा था, जो वहाँ के नरेश थे वो किंग थे, जबकि लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत जनता में निहित होना चाहिए। नया संविधान इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया। जो नेक्स्ट चीज़ें हैं कि पिछले संघर्षों का सम्मान। नेपाल के नागरिकों ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए कई सालों तक जन आंदोलन किए थे। उन संघर्षों के मूल्यों को कानूनी रूप देने के लिए पुराने नियमों को बदलना जो है वो अनिवार्य था। नया राजनीतिक ढांचा निर्माण करने के लिए नेपाल को एक राजतंत्रीय देश से हटाकर एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए नए नियमों और नई व्यवस्था की आवश्यकता थी। अब अगर इस प्रश्न के निष्कर्ष को देखें तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी भी देश का संविधान उस देश की जनता की आकांक्षाओं का दर्पण होता है। क्योंकि नेपाल की जनता की आकांक्षाएं बदल चुकी थी, इसलिए पुराने संविधान के स्थान पर एक ऐसे नए संविधान की आवश्यकता थी जो लोकतंत्र, समानता और जनता के शासन पर आधारित हो।
अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियों पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता। यानी जो आप अपने इलेक्शन के माध्यम से जो प्रतिनिधि का आप चयन करते हैं, इनके ऊपर में अगर संविधान के द्वारा कोई सीमा नहीं तय किया जाता, इनके शक्ति पर अगर कोई अंकुश नहीं लगाया जाता, तो फिर क्या होता। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है ताकि वे उनकी ओर से सत्ता का संचालन करें। यदि इन प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई संवैधानिक अंकुश न हो तो निम्नलिखित परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। पहले तो यह है कि शक्तियों का दुरुपयोग होगा। अंकुश के अभाव में निर्वाचित प्रतिनिधि जो है, जो आपके एमपी एमएलए या फिर जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और निजी स्वार्थ के लिए निर्णय ले सकते हैं। जो सेकंड चीज़ें थी कि डिक्टेटरशिप होगी, अधिनायकवाद की स्थापना हो सकती है, बिना किसी रोक टोक के सत्ता जो है निरंकुश हो सकती है, जिसे लोकतंत्र एक तानाशाही व्यवस्था में बदल सकता है। क्योंकि जो सत्ता का प्रमुख होगा, या आप कहें या पीएम हो या फिर राष्ट्रपति हो या किंग हो, जो भी हो, वो अपने मनमर्जी के हिसाब से निर्णय लेने लगेंगे। इससे हो सकता है कि उनके निर्णय से जनता का भलाई ना हो, सिर्फ उनके महत्वाकांक्षाओं को बल दिया जाए। जो थर्ड चीज़ें हैं कि नागरिक अधिकारों का हनन। प्रतिनिधि ऐसे कानून बना सकते हैं जो नागरिक की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को छीन ले। साथ ही साथ अन्याय और भेदभाव बढ़ जाएगा। सत्ताधारी दल या प्रतिनिधि समाज के किसी विशेष वर्ग के साथ अन्याय कर सकते हैं क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई कानूनी ढांचा नहीं होगा। अब अगर इस प्रश्न के निष्कर्ष को देखें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इसीलिए संविधान यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियां सीमित हो ताकि नागरिकों के हितों की रक्षा हो सके। अब दोस्तों नए प्रश्न को देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। यह कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है। इन स्थितियों में अल्पसंख्यक के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसका एक एक उदाहरण बताइए। तो उसका उत्तर इस प्रकार से है कि किसी भी समूह में जिसकी संख्या कम होती है उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए उनके विचारों का सम्मान करना आवश्यक है। दी गई स्थितियों का विवरण नीचे दिया गया है। जो पहला स्थिति है वो कहता है कि एक स्कूल में 30 शिक्षक है और उनमें से 20 जो है वो पुरुष है, यानी कि पुरुष जो है यहाँ पे वो अल्पसंख्यक है। तो इस स्थिति में महिला जो है वो अल्पसंख्यक है क्योंकि उनकी संख्या केवल 10 है। सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। आप देख सकते हैं कि आप अगर नंबर को आप अगर चेंज कर दें तो अगर किसी एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं, उनमें से 20 जो है वो पुरुष है, यानी कि 10 जो है वहाँ पे महिलाएं हैं, 10 जो है। तो यानी कि महिला जो है वहाँ पे अल्पसंख्यक है, पुरुष की संख्या अधिक है, तो पुरुष जो है बहुसंख्यक है। तो सम्मान का कारण अगर आप देखें तो सम्मान क्यों दिया जाना चाहिए, तो स्कूल के निर्णयों और शिक्षण पद्धति में लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के विचारों का सम्मान जो है वो आवश्यक है। अब जो सेकंड स्थिति है, एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, यानी कि 95% लोग जो हैं वो किसी अन्य धर्म को मानते हैं। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो क्या है, तो अल्पसंख्यक है। तो इनके सम्मान का जो कारण हो सकता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसीलिए प्रत्येक धार्मिक समूह को अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने का अधिकार है। जो आर्टिकल आपको 25 से 28 तक दिया गया है। उनके विचारों का सम्मान सामाजिक सद्भाव के लिए जरूरी है। अब जो गौ है स्थिति ये कहता है कि कारखाने के भोजनालय में जो वहाँ का मेस है उसमें 80% कर्मचारी जो है वो शाकाहारी है, यानी कि जो 20% है वो मांसाहारी है, जो कि अल्पसंख्यक होंगे। तो इनके सम्मान क्यों होने चाहिए। भोजन का अधिकार और पसंद एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। बहुमत को अपनी प्राथमिकताएं अल्पमत पर नहीं थोपनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट है वो स्थिति कहता है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवार से हैं, यानी कि 10 विद्यार्थी जो है वो अल्पसंख्यक है, जो कि गरीब परिवार से है। इनका सम्मान क्यों होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक भेदभाव को रोकने के लिए यह जरूरी है कि कम आय वाले छात्रों को भी समान महत्व और अवसर मिले ताकि वे हीन भावना का शिकार न हो सके। अल्पसंख्यक के विचारों का सम्मान क्यों महत्वपूर्ण है, अगर आप ये इसको देखें तो इसके महत्वपूर्ण कारक है
कि बहुमत की निरंकुशता से बचाव, यानी कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि बहुमत की इच्छा जो है केवल उनकी संख्या के बल पर अल्पसंख्यक पर न ला दी जाए। जो सेकंड चीज़ें हैं वो कहता है कि विविधता का संरक्षण, समाज की सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को बचाने के लिए छोटे समूहों के हितों की रक्षा करना जो है अनिवार्य है। जो थर्ड चीज़ें हैं, न्याय और समानता को बढ़ावा देना। लोकतंत्र का मूल आधार ही समानता होता है। यदि अल्पसंख्यकों के विचारों को नज़रअंदाज किया जाएगा तो लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध होगा ये। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न को देखें, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो यह कहता है कि नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्य में लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। ये आपके आयाम है, 1 2 3 4 है। तो आइए इन सबको देखते हैं। जो पहला है वो ये है, संघवाद के बारे में कह रहा है। इसका अर्थ है कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का होना, जैसे कि भारत में त्रिस्तरीय सरकार है। महत्व को अगर देखें तो यह सुनिश्चित करता है कि शासन की शक्तियां केवल केंद्र में सीमित ना रहें, राज्यों को भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिले। यह भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्वक देश के प्रबंध के लिए आवश्यक है। जो सेकंड है, शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग जो है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके मध्य जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसके महत्व को अगर हम देखें तो शक्तियों का बंटवारा यह सुनिश्चित करता है कि सरकार का कोई भी एक अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है, जिससे कि सत्ता का संतुलन बना रहता है। जो थर्ड है वो है फंडामेंटल राइट्स। इन्हें भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा गया। महत्व को अगर हम देखें तो मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। ये प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने की कानूनी गारंटी भी देते हैं। जो फोर्थ था वो था संसदीय शासन पद्धति, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें शासन की बागडोर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में होता है। इसके महत्व को अगर हम देखें तो यह पद्धति जो है सुनिश्चित करती है कि सरकार सीधे तौर पर जनता के प्रति जवाबदेह हो, और इसमें प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है, जो लोकतांत्रिक मूल्य को मजबूत करता है। यानी कि सरकार के निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यह कहता है उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देशों से लगती है। यानी कि आपको 3 जो देश दिया गया है और भारतीय राज्य का नाम लिखना है जो इन देशों से जिनकी बाउंड्री टच करती है। तो पहला जो है वो है बांग्लादेश, जिसका निर्माण 1971 में हुआ था। 1971 में हुआ था, पाकिस्तान से अलग होकर के। ये सभी एक समय पे 1947 तक जो है भारत के ही हिस्सा हुआ करते थे। दूसरा है भूटान और तीसरा है नेपाल। तो आइए देखते हैं हम इन देशों को। तो अगर आप बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे भूटान है, ये चीन है और ये नेपाल है। लेकिन यहाँ पे हमें चीन और म्यांमार के बारे में बात नहीं करना है। भूटान के ये बांग्लादेश देखिए, यहाँ पे है बांग्लादेश, ये वे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और ये जो है श्रीलंका है। तो आप इस प्रकार से बांग्लादेश से सटे हुए राज्यों को आप देखेंगे। फिर हम देखेंगे नेपाल से सटे हुए राज्यों को, और फिर जो भूटान से सटे हुए राज्यों को। आप ये देखिए कि भूटान एकदम यहाँ पे है, और नेपाल जो है यहाँ पे नेपाल है, ये नेपाल है, और ये जो है आपका बांग्लादेश है। तो इस प्रकार से आइए हम देखते हैं कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो सर्वप्रथम हम बांग्लादेश को देखें तो जो वेस्ट बंगाल है, इसके बाद में बांग्लादेश से असम लगता है, और फिर इसके बाद में मेघालय लगता है, और त्रिपुरा लगता है, और मिजोरम लगता है। तो इस प्रकार से ये सभी राज्य जो है ये बांग्लादेश से लगता है। अब अगर हम भूटान को देखें तो भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य जो है वो इस प्रकार से हैं। आप यहाँ पे देखिए, भूटान है तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये भूटान रहा, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा असम है, अरुणाचल प्रदेश है, और जो है उसके बाद में वेस्ट बंगाल है, और
सिक्किम है। अब अगर हम नेपाल को देखें तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, उसके बाद में आपका पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम उत्तराखंड, ये सभी जो है ये बांग्लादेश नेपाल से सीमा इनका लगा हुआ है। अब अगर हम एक महत्वपूर्ण अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो नेपाल और भूटान जो है इन दोनों देश के बीच सिक्किम स्थित है, इसीलिए सिक्किम जो है दोनों देश के साथ में सीमा बनाता है। और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जो है तीनों देशों से लगता है। तो आप ये महत्वपूर्ण जीके का प्रश्न जो है याद रखेंगे। दोस्तों जो क्लास 11th के जो चैप्टर 1 है पॉलिटिकल साइंस के, इसके सभी बुक में जो दिए गए प्रश्न है इसकी चर्चा हमने इस वीडियो के माध्यम से कर लिया है। और आगे आने वाले वीडियो के माध्यम से हम इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और फिर हम चैप्टर 2 के भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि चैप्टर जो 2 है इसके जितने भी बुक में दिए गए प्रश्न हैं इसकी चर्चा हम 2 पार्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।